स्टूडेंट्स, आज हम हमारे सिलेबस की 5th यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और हम इसको ईएम वेव्स भी कह देते हैं के बारे में पढ़े। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिस्कवरी होना, उसके थ्योरेटिकल स्टडी होना और उसके बैकग्राउंड के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रिलेटेड जो वर्क किया है उनमें दो लोगों का मेनली कंट्रीब्यूशन है, ऑल्दो मेनी पर्सन्स आर देयर। एक तो मैक्सवेल थ्योरेटिकल ग्राउंड के लिए और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड के लिए, हर्ट्ज, मार्कोनी, जेसी पोस एंड मेनी मोर। तो जहाँ थ्योरेटिकल ग्राउंड इसका स्टार्ट हुआ वो हमने 3rd यूनिट में पढ़ा था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से हमने ये कहा था कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके साथ एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होता है, मींस करंट के कारण से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और 4th यूनिट के अंदर हमने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि टाइम वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के कारण से, मींस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है। और ईएमएफ मींस ईएमएफ के कारण से, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण से एक फील्ड जनरेट होता है जिसको हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो तब तक ये बात थी कि मैग्नेटिक फील्ड से कौन जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस दैट इज टाइम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स या जनरेट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है कौन? मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। ठीक है, तो क्योंकि नेचर सिमेट्री रूल फॉलो करती है तो साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात स्ट्राइक की कि नेचर का अगर सिमेट्री रूल ले, सिमेट्री रूल ऑफ नेचर, मीनिंग क्या कि जब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है? मींस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा? वेदर टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड means or electric flux generates the magnetic field। ये कहता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है तो क्या इसका उल्टा कन्वर्स भी, नेचर तो सिमेट्री रूल फॉलो करती है, तो क्या इसका कन्वर्स भी मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा? इस चीज पे काम करते रहे और थ्योरेटिकली मैक्सवेल ने इस चीज का आंसर दिया कि यस, मैक्सवेल। और ये कब मिला उसको आंसर? जब while he was working on the consistency of एम्पियर सर्किटल लॉ। आपने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा था कि वो कहता है कि क्लोज्ड इंटीग्रल b डॉट dl मींस लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर क्लोज्ड एम्पियर लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग दैट लूप। ये होता। तो जब मैक्सवेल ये स्टडी करा था कि किसी सर्किट के अंदर कंटेनिंग कैपेसिटर्स, जैसे सपोज आपके पास कोई कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट है सपोज ये P और ये Q, और इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स से कनेक्ट कर दिया तो इसके अंदर एक करंट एस्टेब्लिश हुआ से कोई टाइम वेरिंग करंट मान लिया हमने से IT।
अगर कोई टाइम वेरिंग करंट अगर कनेक्ट करते हैं करंट सोर्स किसी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के बीच में, तो कहते हैं कि यहाँ इन लीड्स के अंदर कंडक्टिंग वायर के अंदर कौन सा करंट चल रहा है, कंडक्शन करंट, ऐसे लिख दिया। यहाँ ये है आपके पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो जब इन दो रीजंस में इसको रीजन 1 कहते हैं, इसको रीजन 2 कहते हैं और इसको रीजन कहते हैं 3, तो अगर एम्पियर सर्किट लॉ ट्रू है तो इट शुड गिव द सेम रिजल्ट इन द 3 रीजंस। मींस यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर है तो करंट कैरिंग कंडक्टर सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो हमने पहले निकाला भी थर्ड यूनिट के अंदर μ0/4π/5 आया, तो सेम रिजल्ट यहाँ भी आता है। लेकिन यहाँ कोई कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टिंग मीडियम कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, तो यहाँ कोई करंट नहीं है, और करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। थ्योरेटिकली अगर एम्पियर सर्किट लॉ से निकालते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, 0 आता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, 0 आता है थ्योरेटिकली ग्राउंड पे अगर हम बात करें। लेकिन अगर यहाँ पे कोई कंपास रखें तो वो कंपास होती है डिफ्लेक्ट वाली। कंपास क्या करती है, बट कंपास इन बिटवीन प्लेट्स डिफ्लेक्ट्स, और डिफ्लेक्ट होगी इसका मतलब वहां पे क्या है, एक नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन थ्योरेटिकल ग्राउंड पे अगर देखें बाय आपके एम्पियर सर्किट लॉ को अप्लाई करते हैं, तो एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, तो एम्पियर सर्किट लॉ ये कहता है कि भी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ 0 है। हम निकालेंगे, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो यहाँ कोई करंट नहीं है, करंट नहीं भी है क्योंकि कौन सा करंट है, कंडक्टिंग वायर के अंदर कंडक्शन करंट है, यहाँ तो डायरेक्टिक मीडियम। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो एक्सपेरिमेंटली तो कंपास क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करती है। इट मींस दैट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सभी रीजन के अंदर है, ठीक है। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन होता है, करंट। आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, करंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे भी कोई करंट होना चाहिए, लेकिन करंट नहीं, यहाँ पे तो कोई है, क्योंकि टाइम वेरिएशन अकर कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट का, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन यहाँ पे अकर कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मींस, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग। तो इसके कारण से कुछ ऐसा हुआ होगा कि मैग्नेटिक फील्ड आ गया होगा। तो हम तो ये जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड तो करंट के कारण से आता है, तो क्योंकि एम्पियर सर्किट लॉ यहाँ पे अपने आप को इनकंसिस्टेंट लग रहा था कि यहाँ रिजल्ट जो दे रहा है वो रिजल्ट यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे तो गैप लग गया, ठीक है। मींस यहाँ से कोई टर्म मिस हो गई, तो उस मिसिंग टर्म के बारे में मैक्सवेल ने आइडिया दिया किसके साथ में, एम्पियर के साथ में। एम्पियर की जो कुछ कमी लग रही है, इनकंसिस्टेंट लग रहा है, उस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव किया किसने, मैक्सवेल ने, बाय इंट्रोड्यूसिंग ए टर्म कि यहाँ पे कोई करंट है डिफरेंट टाइप की टर्म्स, जिसको नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। जो कि अभी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, आईडी से लिखेंगे, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डीटी, मींस टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण से ये अराइज करेगा। हालांकि मैग्नीट्यूड में जो वैल्यू है इसकी, किसी इंस्टेंट के ऊपर जो कंडक्शन करंट की वैल्यू है और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू सेम रहती है, बट दोनों का जो जोड़ है, क्योंकि यहाँ कंडक्शन करंट है डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट है बट कंडक्शन नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है कंडक्शन है, ठीक है। टोटल जोड़ क्या रहेगा, सेम वो हम कंटिन्यूटी को डिस्कस करेंगे, करंट की कंटिन्यूटी की, करंट कंटिन्यूअस है, कोई गैप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करें तो उसके कारण से गैप लग रहा था कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पे करंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब या तो एम्पियर सर्किट लॉ गलत है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, कंपास रखते तो मैग्नेटिक फील्ड आता है, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, नॉन जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब एम्पियर सर्किट लॉ क्या है, गलत हो गया। तो एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर जो डिस्क्रिपेंसी है, उस डिस्क्रिपेंसी को रिमूव किया किसने, मैक्सवेल ने। मैक्सवेल ने ये टर्म प्रपोज की डिस्प्लेसमेंट करंट की, और डिस्प्लेसमेंट करंट के आइडेंटिफिकेशन से या डिस्प्लेसमेंट करंट के इंट्रोडक्शन से
ये जो गैप लग रहा था आपको एम्पियर सर्किटल लॉ में, इसको कवर अप कर दिया गया, ठीक है। और हमारे पास टर्म यूज की गई टोटल करंट, यहाँ पे टोटल करंट दैट इज द सम ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, इसके बारे में, ठीक है। अब क्योंकि जब ये पता चला कि डिस्प्लेसमेंट करंट होगा कहाँ, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, तो वो क्या कर रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन क्रिएट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, ठीक है। हम यहाँ कह रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड से कौन क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेचर के सिमेट्री रूल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब जब से मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट की टर्म इंट्रोड्यूस की, तो वहां ये चीज एस्टेब्लिश होगी कि टाइम वेरिएशन ऑफ द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इनका जो टाइम वेरिएशन है वो किसको जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो यहाँ तो ये बात होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसको जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड का टाइम वेरिएशन को इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स ईच अदर, टाइम वेरिएशन ऑफ वन ऑफ द फील्ड जनरेट्स द अदर फील्ड, मींस एक दूसरे के क्या बन गए, सोर्स बन गए, ठीक है। एंड दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ EM waves, EM waves की, क्योंकि EM waves के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग साइनोसॉइडली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वेरिंग साइनोसॉइडली एंड एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये थी बैकग्राउंड कि ये थ्योरेटिकल ग्राउंड के ऊपर किसने, मैक्सवेल ने EM waves को बताया थ्योरेटिकली, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इसको किसने, हर्ट्ज ने, ख्वाइशेट्स एक्सपेरिमेंट्स। इसीलिए हम जो वेव्स होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हर्ट्ज में लिखते हैं, उसके SI यूनिट जो, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ ये आया कि जब एम्पियर सर्किटल लॉ के ऊपर वर्क कर रहा था इन द सर्किट्स कंटेनिंग द कैपेसिटर्स, कौन, मैक्सवेल, तो उसको एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसी लगी, कुछ इनकंसिस्टेंसी लगी। तो उस इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट इंट्रोड्यूस की गई। तो इसका मतलब यहाँ पे नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट या इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ डिस्कस किया गया। और इस जब टर्म को मॉडिफाई किया उसने, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया टोटल टर्म को, तो उसे नाम दिया गया मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, और यू कैन से मैक्सवेल एम्पिरियन लॉ, मैक्सवेल और एम्पियर का लॉ नाम दिया गया, राइट। अब हमें क्या डिस्कस करना है, नीड ऑफ एम्पियर सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट या इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। अब जो डिलीटेड सिलेबस है 2020 का, उसके अंदर से इसको नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट या डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट वो हटा दिया गया है। एक आर्टिकल इस यूनिट में से हटा है, बाकी ऐसा जो पीछे का सिलेबस था वही। लेकिन हम क्योंकि EM वेव्स को डिस्कवर करने का जो बैकग्राउंड है वो सारा यही रहा है, तो समझने के लिए तो हम इसको यहाँ डिस्कस जरूर करेंगे, राइट। सो हम डिस्कस करते हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ और द नीड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। हम एम्पियर सर्किटल लॉ की स्टेटमेंट यूज करते थे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मींस V डॉट df वन क्लोज टू line integral of magnetic field intensity over a closed loop, there is an Amperian loop, is equal to mu naught times the total current flowing in the loop और net current। ये आपके पास डेफिनेशन होती थी एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हम क्या करते हैं, ऐसे सर्किट्स जिनके अंदर कैपेसिटर्स इन्वॉल्व है और उसके अंदर कोई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक करंट अगर पास किया गया है तो उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो यहाँ हम ये कह रही है कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, से P प्लेट और Q प्लेट नाम दे दिया। P प्लेट कह दी और Q कह दी, और इसको हमने किसी एक टाइम वेरिंग करंट सोर्स से कनेक्ट कर दिया। यहाँ आपके पास पता है आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम और ये कंडक्टिंग मीडियम। शोर मत करो ना।
सो जब इस की को हम क्लोज करेंगे तो यहाँ एक टाइम वेरिंग करंट एस्टेब्लिश हो जाता है। सपोज हमने, और यहाँ कंडक्टिंग मीडियम है, ये डायरेक्ट्रिक मीडियम है। अब हम यहाँ दो रीजन मानते हैं तो दो लूप ले लेते हैं, और सपोज मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ इस पॉइंट पे से आर पॉइंट पे, क्यों नाम दे दिए, और जो कि कितने डिस्टेंस पे इस करंट कैरिंग कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे। तो यहाँ एक एम्पीरियन लूप मान लिया मैंने, और इस लूप को एम्पीरियन लूप को हमने नाम दे दिया जैसे C1। तो एम्पीरियन लूप C1 के ऊपर हम क्या लगाएंगे, एम्पीरियन सर्किट लगाएंगे। एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे जो इन कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इनविटेड स्पेसेस है, डायरेक्ट्रिक मीडियम है, वहां उस पॉइंट को इनको करते हुए एक लूप और लेना, जो कि इस लूप C1 जैसे कि इस तरह से कि हमारे पास कोई एक टिफिन बॉक्स हो, ठीक है, ये इसका जो फ्लैट फेस है, ठीक है, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कर रही होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक, इस सरफेस को लूप को हमने नाम दे दिया C2। C2 के अंदर ये जो इसकी ब्रिम है, इसका माउथ है, ये भी एनक्लोज्ड कवर है, ठीक है। अब हम एम्पियर सर्किट अप्लाई करते हैं, एक बार लूप C1 पे, एक बार लूप C2 पे। तो आपने अपनी ये लिखा कि एज पर एम्पियर सर्किट लॉ फॉर लूप C1। तो लूप C1 पे आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट, इस पे एक्सपेंड करो इसको, ठीक है। तो हम पहले कई बार कर चुके हैं, क्योंकि हमने क्या लिया है, मैग्नेटिक फील्ड का लूप लिया, इसके ऊपर ही पॉइंट लेंगे, तो एलिमेंट तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, थीटा 0 होगा, तो एक्सपेंड कर देते हैं सीधा, क्लोज बी डी एल और कोस 0, ठीक है। मैं क्योंकि पीछे थर्ड यूनिट के अंदर कर चुके, ज़्यादा मैथमेटिक्स में वो जो थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इज इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ पे जो करंट है टोटल कितना है, दैट इज आई, म्यू नॉट इनटू आई। अब कोस 0 हो जाएगा कितना, 1। सो ये आपके पास हो गया इस लूप के लिए, क्लोज लूप C1 की बात कर रहे हो, बी डी एल कोस 0 हो गया 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब पहले निकाल चुके थे स्ट्रेट कंडक्टर करंट से मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर सर्किट लॉ से भी और बायड साइड से भी। तो इसको बी निकालना है, तो बी तो आ जाएगा बाहर, क्लोज इंटीग्रल डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब अगर ये आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर था, ये एम्पीरियन लूप था जिसकी रेडियस है आर, तो इसके ऊपर अगर कोई एलिमेंट लिया था आपने, सपोज ये डीएल एलिमेंट ले लिया था, तो इस तरह के जो एलिमेंट लोगे आप, वो सभी एलिमेंट्स की जो लेंथ है, सभी एलिमेंट्स की लेंथ को आप अगर जोड़ देंगे, इंटीग्रेट करने का मतलब जोड़ देंगे, तो किसके बराबर आएगा, इक्वल टू द सरकमफ्रेंस। तो इंटीग्रल जो डीएल है पूरे को क्लोज करने के लिए, क्योंकि क्लोज लिखा है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई इनटू द रेडियस, रेडियस कितनी है आर, हमने इसको ऐसे लिख दिया, b इज इक्वल टू, इसको लिख दिया 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और b इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट ओवर 2 पाई और i बाय आर, 2 पाई भी और आर भी, और इसको 4 पाई बनाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, और b इज इक्वल टू 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें, म्यू नॉट ओवर 4 पाई ट्वाइस ऑफ i बाय आर, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहाँ आ गए थर्ड। तो इसका मतलब इस रीजन के अंदर लूप C1 के अंदर क्या पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन अगर इस रीजन की बात करें तो यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ही अप्लाई करेंगे, बी डॉट डी एल, बी डी एल कोस थीटा लूप C2 के लिए लिखेंगे, ये C2 लूप है, लेकिन यहाँ पे करंट थोड़ी है इस की अगर बात करेंगे, यहाँ पे तो कंडक्टिंग मीडियम है ही नहीं, तो कंडक्शन करंट है ही नहीं हमारे पास, तो करंट 0 होगा। तो आप ये कहोगे नाउ इफ अप्लाई, now if we apply for, ये जो लूप हमने किस शेप का लिया था, टिफिन बॉक्स शेप, now if we apply for अप्लाई किसको अप्लाई करते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ फॉर लूप
C2। तो C2 के लिए अप्लाई करें, ये सारा मैथमेटिक्स लेफ्ट साइड का सेम रहेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में करंट की टर्म क्या आएगी, 0। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, 0। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl और इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, 0, सिंस करंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडक्टिंग मीडियम है ही नहीं। सो दिस इंप्लाइज दैट अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2 पाई r टर्म, सो डायरेक्ट लिख दूं मैं इसको। सो इट मींस दैट ऑन सोल्विंग, दोबारा नहीं करना हमें, हमारे पास ये आएगा b इंटू 2 पाई, जो भी रेडियस है जैसे भी है, b इंटीग्रल dl ऐसे लिख देता हूँ फॉर लूप C2 के लिए, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इंटीग्रल dl तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, तो कौन 0 होगा, b 0। दिस इंप्लाइज दैट b इज 0। ठीक है, एज इंटीग्रल dl फॉर लूप C2 इज नॉट 0, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ तो क्या है, लेंथ होगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि अब फोर्थ इक्वेशन को देखें और थर्ड को देखें। थर्ड के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और फोर्थ के अकॉर्डिंग यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, फिर यहाँ करंट आ गया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब क्या लग गया, जंप लग गया, गैप लग गया, मिस, यहाँ कुछ टर्म मिस है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं तो ये देखा जाता है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऑन प्लेसिंग a small compass in region of C2 के लूप में रखते हैं, तो then it deflects, ये डिफ्लेक्ट होता है। इट मीन्स दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या नहीं है, 0 नहीं है, किसके बीच में, इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर देख रहे हैं तो हम यहाँ से, और एक्सपेरिमेंटली देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर भी बताता है, यहाँ बताता है एम्पियर, लेकिन यहाँ नहीं बताता। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0 है। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग क्या मैग्नेटिक फील्ड 0, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखे तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक्सपेरिमेंटली है तो इसका थ्योरी में कुछ कमी है। सो दिस इंप्लाइज बस देयर इज इनकंसिस्टेंसी, सभी जगह कंसिस्टेंट नहीं है। कौन, एम्पियर सर्किट लॉ, देयर इज इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या कोई इनकंसिस्टेंसी है, मींस कोई मिसिंग टर्म है, दैट इज देयर इज सम मिसिंग टर्म। देयर इज सम मिसिंग टर्म, इसके अंदर कोई मिसिंग टर्म है। ठीक है, और उस मिसिंग टर्म को क्या कहेंगे, लेटर ऑन व्हिच वाज later on introduced by मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस कर दिया by coining a term, कौन सी टर्म थी इसने, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी। ठीक है, और ये आईडी भी उसने बताया कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अभी निकाल के बताएंगे कि कैसे आए। ठीक है, सो दैट जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो अब कैसे बन गया, वो इस फॉर्मेट में हो गया, क्लोज बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई प्लस आई डी, टोटल करंट टर्म, जो कि ये आई टोटल करंट हेडिंग कितना है, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट
करंट। इस कंटिन्यूटी को भी हम मेंशन करेंगे और इसको क्या नाम दे दिया, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ, और इसको नाम क्या दिया, मैक्सवेल एम्पीरियल लॉ। तो ये आपके पास इक्वेशन नेक्स्ट बनेगी 5 इक्वेशन, ठीक है। जबकि 5 के अंदर आईडी टर्म क्या है, आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, वेयर आईडी इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, जो ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम वेरिएशन से करंट आएगा। यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वेरिएशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो टाइम वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से यहाँ पे क्या होगा, एक करंट आएगा, और वो करंट कौन सा करंट होगा, दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट करंट, और वो डिस्प्लेसमेंट करंट इस रीजन के अंदर क्या क्रिएट कर रहा होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। वो चीज हम इसके बाद डिस्कस करें। सो मैक्सवेल ने बताया कि जो दो रीजन थे C1 और C2 लूप के, वहां जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वहां एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, तो वो किसी करंट के कारण से आ रहा होगा, क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ऑर्स्टेड ने बताया था। तो उसकी बात को रखते हुए उसने ये बताया कि यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट करंट अकर कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट किसके कारण से, टाइम वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अकॉर्डिंग टू Maxwell, in between the plates of the capacitor, due to the time variation of electric field, or you can say flux, there arises a current called displacement current, which creates magnetic field B in between plates of capacitor. Such that कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट करंट है जिसके कारण से टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, उसका टाइम वेरिएशन कर दें, ठीक है, और फिर देखते हैं कि वो करंट की टर्म क्या आ जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये चीज तो आपने फार्मूला सीधा लिखा है, अब निकालते हैं। तो आपने लिखा एज इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E is equal to सिग्मा बाय एप्सिलॉन। आपने पढ़ रखा है सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज Q, तो इसको अगर इसके अंदर यूज करें सो इट मींस दैट E is equal to Q by A एप्सिलॉन नॉट। जैसे से इक्वेशन नंबर नेक्स्ट जो भी आ गया, फर्स्ट आ गया था, सेकंड, थर्ड, तो ये फोर्थ लिख दिया। अब इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें। नाउ जो फ्लैट सरफेस था, उस फ्लैट सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो टिफिन बॉक्स शेप की थी वो होगी E डॉट A, इसको एक्सपेंड करोगे तो E A cos थीटा, तो सिंपल लिखते हैं इसको E A और cos 0, cos 0 1 हो जाएगा। ज्यादा हम पिछली बातों पे नहीं जा रहे हैं, सीधा यूज कर रहे हैं। फाई E इज इक्वल टू E और इंटू A। E आपके पास इक्वेशन नंबर फोर्थ के अंदर है, तो क्या होगा, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट और इंटू A। तो यहाँ A से A क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास टर्म जो फाई E आई दैट इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती थी भी थी, किसके कारण से, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग से। गॉस थ्योरम से डायरेक्ट लिखते हैं ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज दैट सरफेस, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वेरिएशन निकाल देते हैं। नाउ टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टाइम वेरिएशन मींस डी फाई बाई डी टी निकालते हैं, डी बाई डी टी ऑफ फाई ई।
ठीक है, मीन्स कैसे लिखा जाएगा बताइए, इसको कैसे निकालेंगे हम, डी बाई डी टी और फाई की वैल्यू लिख लीजिए कितनी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये टर्म हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, 1/एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट आ गया बाहर, और दैट इज डी बाय डी टी ऑफ क्यू। क्यू तो चार्ज था जो कंडक्शन हो रहा है उस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के थ्रू, तो इसका मतलब ये हुआ, ये टर्म आई आपके पास कौन, डी फाई बाई डी टी, डी फाई ई बाई डी टी, इस टर्म को आप निकाल रहे थे, यहाँ पे इसका इक्वल डी लिख दीजिए, ये हम निकालना चाह रहे थे, डी फाई ई बाई डी टी। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी, और किसकी, फाई की वैल्यू लिखी कितनी, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सो इट मींस दैट डी फाई ई बाई डी टी जो लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू बाय डी टी। अब डी क्यू बाई डी टी आपके पास क्या होता है, दैट इज द कंडक्शन करंट, ये टर्म क्या होती है, कंडक्शन करंट, तो इसको तो मैं आई लिख लूंगा। ठीक है, और इस एप्सिलॉन नॉट पे इधर क्रॉस कर दिया, सो दिस इंप्लाइज दैट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी is equal to dq by dt, and what is dq by dt, and this is I, इसको हमने लिख दिया I। ठीक है, तो ये आपके पास I आया कहाँ पे, जो रीजन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के इन बिटवीन प्लेट स्पेस को बता रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इस करंट को, क्योंकि जो टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आ रहा है और ये कंडक्शन करंट के इक्वली आ रहा है, ठीक है, तो आपने ये लिखा, इस करंट को हमने क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। This current arising, this current ID is equal to epsilon naught d phi e by dt, d phi by dt arising because of time variation, because of time variation of electric flux और इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए, in between plates of capacitor is called displacement current, is called displacement current। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एम्पियर सर्किट अल्लाह अब सही प्रूव हो सकता है कि आप जब ये मान रहे थे कि भाई यहाँ तो कंडक्शन करंट है, यहाँ भी कंडक्शन करंट है, लेकिन यहाँ करंट नहीं है, लेकिन यहाँ कौन सा करंट माना जाएगा, अब यहाँ जो करंट है वो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट करंट। जब डिस्प्लेसमेंट करंट लेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा नॉन जीरो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो, यहाँ भी फील्ड, यहाँ भी फील्ड, यहाँ भी फील्ड, यहाँ भी करंट, यहाँ भी करंट और यहाँ भी करंट, तो टोटल करंट लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कौन सा करंट नहीं है, देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, कंडक्शन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन जब देखा कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी किसके बराबर है, कंडक्शन के बराबर, ये किसके बराबर है, कंडक्शन। तो इसका मतलब यहाँ कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में से एक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और कंडक्शन में क्या है, एक है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एक है, लेकिन एक ही हुआ टोटल। तो इसका मतलब यह कि ये जो करंट लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, टोटल लिखा जाएगा, आई टी इज इक्वल टू आई कंडक्शन वाला प्लस आई डिस्प्लेसमेंट वाला। ठीक है, तो इस रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पे कंडक्शन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है बट कंडक्शन नहीं है, यहाँ पे कंडक्शन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो हम देखेंगे करंट क्या रह जाएगा, कंटिन्यूअस, और करंट कंटिन्यूअस एम्पियर सर्किट अब सेटिस्फाई हो गया, पहले तो इनकंसिस्टेंट लग रहा था, तो दस इनकंसिस्टेंसी इज रिमूव्ड, और उसको हमने कैसे किया, दस न्यू मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट अल्लाह becomes, क्या बन जाएगा भाई वो, that is closed integral b dot dl किसी भी लूप के लिए, और म्यू नॉट और टर्म लिखी जाएगी it, और it क्या होगा, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है,
दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी। ठीक है, तो इसका अंदर ये जो टर्म है ये कौन सी लिखी जाएगी, दैट इज व्हाट, टोटल करंट। कौन सी करंट टर्म है ये, दिस इज टोटल करंट, आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt means which is the sum of the conduction current and displacement current। अब कंटिन्यूटी बता देते हैं और इसकी कुछ फीचर्स बता देते हैं। सो हम कंटिन्यूटी ऑफ करंट डिस्कस कर रहे हैं। कंटिन्यूटी ऑफ करंट, तो जो हम ये कैपेसिटर ले रहे थे और ये प्लेट्स ले ली पी और क्यू, किसी टाइम वेरिंग करंट सोर्स से हमने कनेक्ट कर लेते हैं इसको, और जब करंट इसके अंदर एस्टेब्लिश होता है तो यहाँ हम दो रीजन मान रहे हैं। तो एक रीजन के अंदर हमने ये लूप ले लिया और एक इसकी बात करें, ठीक, तो इसको C1 कह दिया, इसको कह दिया C2। तो यहाँ जो करंट है हमारे पास कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है ID, और यहाँ जो करंट है वो हमारे पास कौन सा है, दैट इज द कंडक्शन करंट। ठीक है, तो इस C1 की बात करें तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टिंग मीडियम नहीं, कंडक्टिंग मीडियम है। यहाँ पर कंडक्टिंग मीडियम नहीं है, कंडक्टिंग मीडियम नहीं डायरेक्ट्रिक है, तो कंडक्शन करंट कितना है, 0। ठीक है, यहाँ पे कंडक्टिंग मीडियम है तो कंडक्शन करंट है, और डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है यहाँ पे, 0। यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है। तो इस लूप C1 की बात करें तो C1 के अंदर अगर फॉर लूप C1 टोटल करंट अगर निकालें तो टोटल करंट विल बी द सेम। टोटल करंट निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई वेरिएशन नहीं है। टोटल करंट तो होता है IT इज इक्वल टू I प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, यही तो बताया था। ठीक, अब क्योंकि ये कहते हैं कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएशन नहीं है C1 रीजन के अंदर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन तो प्लेट्स होता कैपेसिटर के इन बिटवीन। ठीक है, एज ये यहाँ कांस्टेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कांस्टेंट है, 0 है, कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 तो इसका डायरेक्टिव भी 0, सो इट मींस दैट ये टर्म हट जाएगी। सो IT इज इक्वल टू क्या होगा, दैट विल बी I प्लस 0 मींस I, कंडक्शन करंट के बराबर आ गया। ठीक है, अगर फॉर लूप C2 निकालें तो C2 लूप के लिए देखिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वेरिएशन तो अभी हमने निकाला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होती है, एज फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मैं सीधा निकाल लेता हूँ क्योंकि पहले हमने निकाला था, ये लिखा था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई का क्यू बाई ए, और उसके बाद फिर ई डॉट ए करा ये कोस थीटा, और उससे निकाला तो यही आया था। ठीक है, तो आप ये लिख दोगे, देन IT जो लिखोगे टोटल दैट विल बी I प्लस, यहाँ पे I होगा क्या, कंडक्शन करंट कितना है 0, प्लस एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ फाई ई, ये होता था तो फाई की वैल्यू यूज कर दीजिए। सो एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी और फाई ई हो गया आपके पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, दैट इज व्हाट डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू बाई डी टी आपके पास कौन सा है, कंडक्शन करंट। तो इसका मतलब यहाँ पे भी IT आपके पास क्या आ गया, टोटल करंट इज I, और यहाँ पे भी क्या टोटल करंट इज I, सो करंट इज द सेम, सो इट मींस दैट करंट इज कंटिन्यूअस। तो आपके पास यहाँ से ये पता चलता है कि सर फर्स्ट से देखें और सेकंड से, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करंट इज कंटिन्यूअस, करंट कंटिन्यूअस है। जिस रीजन के अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है वहां पे कंडक्शन करंट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा। जहां पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वहां डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, कंडक्टिंग मीडियम है नहीं तो कंडक्शन करंट नहीं होगा। लेकिन जो हमें टोटल करंट लिखा जाना चाहिए एम्पीयर सर्किट अल्लाह की मॉडिफाइड फॉर्म है, मैक्सवेल एम्पीयर लॉ है, उसके अंदर हम टोटल करंट की टर्म लिखते हैं।
टोटल करंट की टर्म मींस ये लिखते हैं, ठीक है। जिस रीजन के अंदर ये नहीं होगा वहाँ ये होगा, जिस रीजन की ये नहीं होगा वहाँ ये होगा, और ये इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली किसके बराबर है, कंडक्शन करंट के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रीजन के अंदर कौन वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन किसको जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। करंट आ रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये देखा गया कि यहाँ पे कंपास रख रहे थे तो कंपास डिफ्लेक्ट, तो इस रीजन के अंदर देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी कर रहा है, और क्योंकि कंपास डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसके एक परपेंडिकुलर रीजन के अंदर, अगर ये हम करंट माने, ठीक, करंट कंटिन्यूस में मान रहे थे, तो इस करंट के कारण से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो इस रीजन के अंदर यहाँ पे जो फील्ड है सपोज इस तरह का आउटवर्ड फील्ड आ रहा है प्लेन ऑफ द बोर्ड के, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लेन ऑफ द बोर्ड में, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, आउटवर्ड द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो एम्पियर सर्किट लॉ से ये बात भी पता चली कि टाइम वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी से आपके मैक्सवेल लॉ से, मैक्सवेल एम्पियरियन लॉ से, बाय द दस नोट में याद रखें, टाइम वेरिएशन of electric field and magnetic field generates each other, क्योंकि हमने लिखा कि टाइम वेरिएशन ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम वेरिएशन जनरेट्स ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है किसके कारण से, ड्यू टू द कंडक्शन करंट, due to the sorry displacement current, due to displacement current। कितना होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, ID is equal to epsilon naught d phi e by dt। भाई एक बार यहाँ पे इस रीजन के अंदर आप करते हैं कोई करंट ही नहीं है, ठीक है ना, करंट नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं, जो बाइट्स एम्पियर सर्किट अल्लाह कह रहा था। लेकिन अगर आपसे अपने डिस्प्लेसमेंट करंट की टर्म बताया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम वेरिएशन से है, तो करंट आ गया, और करंट से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, और आपने जो फैराडेज लॉ पढ़ा था आल्सो, वो कहता था इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। तो इसका मतलब यहाँ से क्यों जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ने किसको जनरेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने, और यहाँ पे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने किसको जनरेट किया, मैग्नेटिक फील्ड। दस टाइम वेरिएशन सिमेट्री होगी नेचर की, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को। दस टाइम वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड generates each other, which is the basic principle for production of EMPs, for production of EMPs, जो कि हमारे चैप्टर का नाम। ये तो थ्योरेटिकल ग्राउंड पे बातें करेंगे पहले हम कि कैसे EM वेव क्या होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंटली उसको एस्टेब्लिश किया था, प्रोड्यूस की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो हम डिस्कस करेंगे।